नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आरआरबी एलपी एग्ज़ाम जो आपकी 15 सेट में 25 से 29 नवंबर 2024 को हुआ, इसमें साइंस के टोटल जो 300 क्वेश्चंस थे, इन 300 में से फिजिक्स के 106 क्वेश्चंस पूछे गए। इन 106 क्वेश्चंस में से लगभग 40 क्वेश्चन साइंस के आपके न्यूमेरिकल के पूछे गए। ये पीडीएफ हमने ऑल सेट के जो 300 क्वेश्चंस है ना, वो सब्जेक्ट वाइज टेलीग्राम पर डाली है, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो पूछे गए 40 क्वेश्चन है ना, इनका ट्रिक की हल देखने वाले हैं। इन न्यूमेरिकल का क्या लेवल रहा है, एनसीईआरटी से लगभग सारे सवाल थे आपके, जो हमने ऑलरेडी अपने ई बुक में कवर किए हैं। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल, फिर अभ्यास क्वेश्चंस और एग्जाम्पल के जो एडवांस लेवल के सवाल है, उसमें सारे न्यूमेरिकल को हल किया गया है और उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस थे, एक भी बाहर से नहीं। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, उसको चेक कर। 9th-10th की एक साथ है, दोनों की आपको कंसेप्ट फैक्ट स्टेटमेंट सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल सभी रेलवे एग्जाम्स के लिए जो अपना टेक्नीशियन है, जेई है, वेरी यूजफुल है। तो देखते हैं एक एक करके सारे सवाल। अब रेलवे एग्जाम आपको पता समय बहुत कम है, सवाल ज़्यादा है, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहद आवश्यक है। प्रैक्टिस कहाँ से करें? टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर लो, जिसमें रेलवे के सारे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। आज से जितने भी पहले एलपी के हुए हैं, टेक्नीशियन के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के, जेई के, पैरामेडिकल के, सभी पेपर एक ही पास में अवेलेबल हैं। और आने वाले समय में 2 साल का पास प्रो ले लेंगे। ध्यान रखना, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना, आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। और 2 साल में जितने भी एग्जाम्स आएंगे, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, उनके सारों के प्रीवियस ईयर के पेपर, उन पर आधारित मॉक एग्जाम ओरिएंटेड सारा कंटेंट मिलेगा। और पूरे डिटेल में आपके चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल फुल टेस्ट है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए, अभी भी अवसर है। 50% तैयारी आपके मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस से कंप्लीट होती है। तो टीटीजे के कूपन कोड से आज ही ज्वाइन कर लो टेक्स्ट बुक पास प्रो। देखते हैं ये सभी 40 क्वेश्चंस और इनका एक्सप्लेनेशन। पहला सवाल, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना है? अब पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य बल पूछा है ना, आपको सारी वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर आपको न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का है वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। बिल्कुल इजी है, फॉर्मूले बेस पर सवाल है। F बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी यहाँ पर आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है ना, उसकी वैल्यू भी क्या सवाल में दे रखी? बिल्कुल दे रखी है। आपको याद भी नहीं करना, वैसे याद होनी चाहिए। अक्सर जी की वैल्यू ना दें तो उस केस में आप याद रखेंगे 6 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इन्होंने इतनी ही वैल्यू दी है, 6.011 है वो नहीं दी है। वैसे जी की वैल्यू क्या होती है? 6.673, हाँ ये होती है 6.673 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। पूरी वैल्यू होती है, लेकिन आपको इतनी ही पुट करनी है। इसमें आपको पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम और चंद्रमा का द्रव्यमान है, ये भी दे रखा है। तो इनके बीच की दूरी भी दे रखी है, जिसे आप आर से डिनोट करते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप वैल्यू है वो पुट करेंगे। ये जो दे रखी है आपका जी का मान, एम का मान पृथ्वी का, चंद्रमा का द्रव्यमान दे रखा है और उनके बीच की दूरी। तो इस फॉर्मूले पर रखने पर ये आपका कैपिटल जी की वैल्यू या पृथ्वी की, चंद्रमा की, और उसके बाद आर का स्क्वायर। अब इनमें आप देखेंगे आधार समान है तो घातें आप जोड़ दो, क्योंकि सभी गुणा में है। तो 10⁻⁻11 प्लस 24 और 22, तो 22 - 11 11, 11 और 24 आपके 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10⁻35 और इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 और 8 को, तो 6 6 36 और 8 आपका 288, और बट्टा में आपका 4 का स्क्वायर और 10⁻8 का स्क्वायर है। तो ये इस प्रकार घात गुणा में होगी। तो 10⁻8 दूनी 16 और 4 का स्क्वायर आपका 16 है। अब यहाँ पर आपका घात हो जाएगी 10⁻35 अपॉन 10⁻16 है। तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻−16 हो जाएगी, और यहाँ से 35 - 16, तो यहाँ से आप देखेंगे 10⁻19 हो गया, और 16 का 288 में 18 बार भाग जाएगा। तो 18 गुणा 10⁻19 न्यूटन हो जाएगा। इसे आप थोड़ा मानक रूप में लिखना चाहते हो तो 1.8 गुणा 10⁻20 न्यूटन हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? ये भी इजी सवाल। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा आपको समझना होगा। ये बोल रहा है कि इसका प्रतिबिंब है ना वक्रता केंद्र पर बनता है। वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कब बनता है दर्पण में? जब वस्तु भी वक्रता केंद्र पर हो, यानी आर पर वस्तु हो, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों की सेम होगी, तब उसका प्रतिबिंब है सेम साइज का और आर पर ही बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये बोल रहा है नहीं, दर्पण के सामने वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर थी ना, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर तभी बनेगा जब वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो प्रतिबिंब की दूरी भी 20 सेंटीमीटर है। अब दोनों की यू भी आपका 20 जो माइनस में रहेगा, क्योंकि ये पूरा आपका अवतल दर्पण है ना,
तो इस साइड की जितनी भी दूरी है ना वो माइनस में ली जाती है। कार्तिक की चिन्ह परिपाटी यही कहती है कि दर्पण के लेफ्ट साइड की दूरी, तो अपना बिंब भी इस साइड है, प्रतिबिंब भी नीचे इस साइड बन रहा है, तो v भी आपका -20 ऐसे लिया जाएगा। और दर्पण आवर्धन का सूत्र क्या होता है, m बराबर -v/u। तो यहाँ पर आपका माइनस v की वैल्यू क्या आपको पता है, v की वैल्यू -20 और u की वैल्यू भी -20। ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 हो गया, लेकिन इसके आगे माइनस है ना, तो -1 हो जाएगा। -1 का मतलब है कि प्रतिबिंब है ना वो विपरीत दिशा में बन रहा है। वस्तु इस साइड ऊपर की साइड में, प्रतिबिंब नीचे की साइड में, तो आवर्धन आपका माइनस में होता है। आवर्धन वैसे होता क्या है, आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की हाइट अपॉन बिंब की हाइट। अब देखिए प्रतिबिंब की हाइट यदि नीचे की साइड में बनता है तो उसको आप माइनस में लेना पड़ेगा, और यहाँ पर माइनस में आप ले रहे हो, यानी आवर्धन माइनस में आ रहा है, मतलब प्रतिबिंब आपका नीचे ही बन रहा है, यही इंगित करता है, तो -1 करेक्ट होगा। नेक्स्ट, तो इसमें थोड़ा यही आपका अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि वक्रता केंद्र पर दे रखा है, यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की साइज है, दोनों की दूरी है वो इक्वल रहेगी। नेक्स्ट वाला देखते हैं। जितने भी साइंस के न्यूमेरिकल है ना, ये अपन देख रहे हैं, वीडियो आप समझ लेना, उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर अवेलेबल करा दूंगा आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट। और बाकी आप एएलपी में पूछे गए सभी करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज कवर करना चाहते हो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट वाइज इस टाइप से ही सिलेबस में दे रखा है कि करंट के सवाल इस टाइप से आएंगे, तो वो हमने 15 शिफ्ट को सभी सब्जेक्ट वाइज, उसमें भी जो ज़्यादा सवाल पूछे गए ना उनकी थोड़ी रिपोर्ट भी डिटेल में डाल दी है, पूरी ये रिपोर्ट डाल दी है। तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और साइंस की जो ई बुक है ना 9th-10th की, जिसमें सारे आपके न्यूमेरिकल हैं, स्टेटमेंट है, फैक्ट है, पूरी बुक्स एक तरीके से आपके अच्छे वे से कवर की गई है, वो भी देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेमो वीडियो भी पड़ा हुआ कैसे ई बुक डाउनलोड करनी है उसको जरूर देख। ये देखिए सवाल है, और यहाँ पर एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैंने बताया था कि ऐसे सवाल में आप गलतियां करोगे, और कैंडिडेट ने की यहाँ पर। एक्चुअली आपको जो अपवर्तनांक के रेफरेंस पे सवाल पूछा है कि एक प्रकाश की किरण अपवर्तनांक n1 माध्यम है ना, माध्यम का अपवर्तनांक है ये n1, और एक दूसरा माध्यम है जिसका अपवर्तनांक n2 है, तो इनके माध्यम से इस प्रकार यात्रा करती है कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण है ना वो दे रखा आपको। तो ये अपवर्तनांक का रेशियो आपको पूछा है, सापेक्ष अपवर्तनांक एक तरीके से ज्ञात करना आपको। अब ध्यान दीजिएगा, आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, उसमें स्नेल के नियम में था कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की जया यानी साइन आर, ये नियतांक रहेंगे, और नियतांक जो रहेगा उसे आप अपवर्तनांक बोलते हो, उसे आप सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हो। तो ये साइन आई और साइन आर का जो रेशियो रहता है ना वो n2/n1 रहता है, यानी माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक वो रहता है। तो यहां पर आपको देखिएगा ये साइन आई अपॉन साइन आर है ना वो n2 और n1 का रेशियो है। आपको सवाल आप ऊपर देखेंगे ना n2 और n1 का रेशियो नहीं पूछा है, आपको n1 और n2 का पूछा, और मैंने क्या कहा कि n2 और n1 है वो साइन आई और साइन आर है। तो यहां पर उल्टा करेंगे तो साइन आर ऊपर आ जाएगा, साइन आई नीचे आ जाएगा। तो साइन आर अपॉन साइन आई आपको करेक्ट करना था, न कि कैंडिडेट ने ये कर दिया तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज विशेष कर ध्यान देना। और इसमें भी एक पॉइंट और ध्यान देना, जब आप सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हो, इसका मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2/1 है ना, ये 2 रेशियो में रहता है। एक तो सापेक्ष अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांकों का रेशियो रहेगा, तो n2/1 यानी माध्यम 2 का अपवर्तनांक एक्चुअली आप 1 के सापेक्ष देख रहे हो, तो यहाँ पर 2 ऊपर लिखेंगे 1 नीचे लिखेंगे, ये अपवर्तनांक का रेशियो। सेम वेग का रेशियो देखेंगे ना उल्टा हो जाएगा, n2/1 यानी v2 आपको नीचे लेना पड़ेगा, यानी माध्यम 2 में प्रकाश का वेग अपॉन ये 1 में प्रकाश का वेग v1/v2 है ना, ये n2/1 होगा, और इसका उल्टा होगा n2/n1, ये आपस में इक्वल रहेंगे। ये मत कर देना ये भी n1 n2 है, ये ध्यान देना, यहाँ से काफी न्यूमेरिकल के सवाल आते हैं और आप गलत करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 4। 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है और ये 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या है, और जी आपको इस्तेमाल दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा जो वैल्यू दे रखी है ना, अब जब गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हो ऊर्ध्वाधर और 20 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, अब 20 मीटर की चली गई गेंद, यहाँ से आपने फेंका है, थ्रो किया और 20 मीटर चली गई, अब यहाँ पर क्या वो रुकेगी, बिल्कुल रुकेगी, यानी अंतिम वेग उस केस में उसका 0 हो जाएगा, यहाँ पर रुकेगी 0 हो जाएगा, यानी अंतिम वेग v इसका 0 मीटर पर सेकेंड है, और m आपको दे रखा है 0.5 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये 20 मीटर ऊंचाई तक जाती गेंद का प्रारंभिक वेग u इनिशियल आपको ज्ञात करना है, और आपको g भी दे रखा है 10 मीटर, यानी त्वरण आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, और हाइट दे रखी है 20 मीटर, h आपको दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ पर हाइट का संबंध
जी का संबंध वी और यू के रेफरेंस में आपका रहता है ना, वो गति का तीसरा समीकरण न्यूटन की, यानी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as कह दो, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ऐसे आपने याद रखा है। वी अंतिम वेग, यू प्रारंभिक वेग, ए आपका यहाँ पर जी लेना पड़ेगा क्योंकि वस्तु ऊपर फेंक रहे हो तो गुरुत्वीय त्वरण विपरीत दिशा में लग रहा है, तो जी आप ऊपर फेंकने के केस में माइनस में लेंगी, -10 होगा। जब वस्तु आप ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो जी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है तो -10 लेंगे आप, क्योंकि वो उसके त्वरण कम हो रहा है ना कि बढ़ रहा है, उसी स्पीड को कम कर रहा है ना, तभी तो वस्तु ऊपर रुकेगी। माइनस यदि जी नहीं होता तो वस्तु ऊपर चली जाती, क्योंकि विपरीत दिशा में त्वरण एक तरीके से काम कर रहा है। ऐसा आपकी क्या है, कितना विस्थापन हो रहा है, 20 मीटर है, तो ये सारी चीज़ें पुट करनी और ध्यान देना, जी माइनस में लेना है। और जी आपने अब वी का आपको लिख दिया 0, यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर आपको ज्ञात करना है 2, और ए में आपका जी -10, और हाइट जो एस है ना वो 20 है, और यहाँ से यू स्क्वायर बराबर 400 और यू बराबर है वो 400 का रूट, और 400 का रूट होता है 20, तो गेंद का प्रारंभिक वेग आ गया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा। आवर्धन का प्लस होने का मतलब क्या हुआ आपको पता है। आवर्धन का प्लस यानी जिस हाइट में ये कार्तिकी चिन्ह परिपाटी में मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड में बिंब है और ऊपर की साइड में ही प्रतिबिंब है, ये स्थिति कब आती है, जब प्रतिबिंब बनता है आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा नीचे की डायरेक्शन में प्रतिबिंब बनेगा, उस केस में आवर्धन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो अपने आप में प्रतिबिंब की हाइट बटा बिंब की हाइट है, तो ये प्रतिबिंब आपका माइनस डायरेक्शन नीचे बनेगा, तो m आपका माइनस होगा जब वो वास्तविक होगा। प्लस हो रहा है इसका मतलब आभासी है। आभासी यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑप्शन में, आभासी सीधा। अब छोटा प्रतिबिंब बनेगा बड़ा, ध्यान दीजिए कि यदि आवर्धन आपका m बराबर 1 हो ना, उस केस में जितना बड़ा वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब है, उनकी साइज समान है। जैसे कि आपने देखा वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहती है उस केस में m का मान 1 रहता है। अब यहाँ पर 1 से छोटा है मतलब क्या है, प्रतिबिंब की हाइट छोटी है, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि आभासी होता है वो हमेशा सीधा होता तभी वो पॉजिटिव में बन रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अपन। सवाल पूछा 2 मीटर भुजा वाला एक घनाकार लकड़ी का गुटका एक टेबल पर रखा हुआ है। यदि लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो टेबल पर लकड़ी के गुटके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा। अब ये आप सभी को फॉर्मूला दाब का दे रखा है, आपका 10th में है। दाब बराबर 9th में से 9th, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ये सभी को पता है। और दाब भी आपको पूछा है, उस केस में आपका क्षेत्रफल तो जैसे इन्होंने दे दिया ना कि घनाकार लकड़ी का टुकड़ा है। अब लकड़ी का टुकड़ा जो रहेगा ना उसकी नीचे सतह कौन सी रहेगी, मान लेते हैं ये लकड़ी का अपना टुकड़ा है, तो ये जो सरफेस है ना ये नीचे रहेगी, ये वाली घनाकार है तो ये वृत्त के आकार की सरफेस रहेगी, ये टिकी हुई रहेगी किस पर, जो टेबल पर है। तो इसका क्षेत्रफल आपका डिपेंड करेगा, ये एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। अब ये भुजा सेम ही तो है 2 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल तो आप कहेंगे 4 मीटर स्क्वायर हो गया। बल कितना कितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, जितना गुटके का भार है ना वही बल है। आपको पता होगा भार हमेशा न्यूटन में रहता है और बल भी न्यूटन में। भार क्या होता है, डब्ल्यू बराबर आप सभी को पता है, डब्ल्यू बराबर mg। अब इस गुटके का भार है गुरुत्वाकर्षण जी के कारण गुरुत्वीय त्वरण। अब द्रव्यमान आपको पता 10 किलोग्राम दे रखा है और जी भी कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानना है, तो भार डब्ल्यू बराबर कितना न्यूटन हो गया, 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब 100 न्यूटन तो इसका भार है और क्षेत्रफल आपका 4 मीटर स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से क्या 25 नहीं आएगा, 25 न्यूटन, ऊपर न्यूटन है नीचे क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना था। नेक्स्ट देखते हैं, विभवांतर के वाले दो बिंदुओं पर प्लस क्यू आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना है। तो दो बिंदु हैं जिनके विभव का अंतर है के दे रखा है, और अब उन दो बिंदुओं के बीच में प्लस क्यू आवेश को आपको गतिमान करना है, तो आपको काम तो करना पड़ेगा, कार्य। अब आवेश और कार्य का संबंध क्या है, तो आपको पता होना चाहिए विभव बराबर V बराबर W/Q, यानी एक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है ना वही आपका विभवांतर के सापेक्ष कार्य होता है। ठीक है, विभवांतर है ना वो विभव के अंतर है ना, उस अंतर के लिए आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। V बराबर W/Q, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा Q तो Q ही लेना है लेकिन V के स्थान पर K लेना है, तो K बराबर W/Q। और आपको पूछा किया गया कार्य W बराबर क्या KQ नहीं होगा, W बराबर KQ या QK हो जाएगा, विकल्प C करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखते हैं,
किस भौतिक राशि का प्रतिनिधित्व विद्युत सर्किट में विद्युत ऊर्जा के नष्ट या खपत होने की दर करता है? तो यहां पर विद्युत ऊर्जा के नष्ट या खपत होने की दर, विद्युत ऊर्जा क्या होता है आपको पता है? ऊर्जा तो एक जूल के रूप में कार्य का ही होता है और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा में जो नष्ट या खपत की दर है ना, वो विद्युत ऊर्जा के रेफरेंस में शक्ति विद्युत शक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी विद्युत शक्ति करेक्ट है। नेक्स्ट, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। अवतल दर्पण के सामने रखा है तो आपको पता होगा अवतल दर्पण के सामने यानी ये आपका कॉनकेव मिरर है। इसके सामने जब आप कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हो तो इस साइड की दूरी सारी माइनस में नहीं लेंगे, u बराबर -20 आपने ले लिया। और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में यानी जिस डायरेक्शन वस्तु है उसी डायरेक्शन में प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण के रेफरेंस में। तो यहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा इस डायरेक्शन में 60 सेमी की दूरी पर बनता है। v बराबर भी इस डायरेक्शन में तो -60 हो जाएगा। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना, आवर्धन यानी m ज्ञात करना। m दर्पण के केस में -v/u होता है। लेंस के केस में m बराबर v/u होता है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। लेंस के रेफरेंस में दर्पण फॉर्मूले में माइनस लेना पड़ता है और आवर्धन में आपका प्लस लेना पड़ता है। लेकिन दर्पण के केस में प्लस रहता है लेंस फॉर्मूला और आवर्धन में रहता है माइनस। ये माइनस तो रखना ही रखना है, साथ ही साथ v आपने माइनस माना है ना कार्तिकीय परिपाटी से, वो भी आपको लेना है। v -60 है, u कितना? u -20 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 का 60 में 3 बार भाग गया, आगे -3 ऑलरेडी है तो -3 आवर्धन है। आवर्धन का 3 यानी 1 से ज्यादा होना बताता है कि प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है वस्तु से। आवर्धन का माइनस होना बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक और उल्टा बन रहा है। वो माइनस यानी इस साइड में बनेगा तो उल्टा बनेगा, वो वास्तविक ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है, पृथ्वी और x दूरी पर रखे सेब के बीच आकर्षण बल F है, तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा? बल तो कम होगा भाई। वस्तु को और सेब को, पृथ्वी को और सेब को दूर ले जाएंगे तो आकर्षण तो कम ही होगा। आकर्षण जो f से 4f थोड़ा ही हो जाएगा, f से 2f थोड़ा ही हो जाएगा। अब विकल्प बचे 2। अब कितना कम होगा आकर्षण बल वो देखते हैं। तो आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम F बराबर कहता है कि अपना g m1/m2/r²। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का मास वही है, वस्तु का मास वही है, केवल उसके बीच का दूरी बढ़ा रहे, विस्थापन बढ़ा रहे। पहले यदि r² था, पहले r के स्क्वायर की जगह x दूरी थी, अभी यहां पर x की जगह 2x लेंगे। तो यहां पर आपको पता है ना f जो समानुपाती होता है 1/x², और इसके स्थान पर 2x ले लेंगे x के स्थान पर, तो 2x का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4x²। तो ये 1/4x² हो गया ना। पहला 1/x² का 1/4x² यानी 1/4 हो गया ना। तो f/4 नहीं हो गया क्या? ये बिल्कुल हो गई है, ये तो बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं। 2 वर्ताकार कुंडलियां A और B जिनकी त्रिज्या r समान है और उनमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिएगा, कुंडली की त्रिज्या आपकी समान है, विद्युत धारा का परिमाण भी समान है, लेकिन इनमें फेरों की संख्या, कुंडली जो ऐसे फेरों से बनती है ना, वो चेंज है। जैसे 50 फेरे एक में है, दूसरी में 100 फेरे हैं। तो सवाल पूछा A और B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? जितने ज्यादा फेरे उसका चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल। तो यहां पर कुंडली A में फेरे 50 है, B में 100 है, तो B का चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होगा। तो B द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो ग्रेटर देन है A द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी B का ज्यादा है क्योंकि उसमें फेरों की संख्या ज्यादा है। तो कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है ना, वो μ0 × n × I/2r, यानी फेरों की संख्या और धारा के समानुपाती। जितनी धारा ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा, जितनी फेरों की संख्या ज्यादा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होगा। /2r यानी r त्रिज्या, त्रिज्या यहां पर जितनी कम होगी ना उतना ही ज्यादा प्रबल आपका चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और त्रिज्या जितनी अधिक होगी उतना ही कम या दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट, यहां पर 20 सेंटीमीटर परिणाम की फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? तो फोकस दूरी F बराबर आपको दे रखी 20 सेंटीमीटर, और ये अवतल दर्पण है और यहाँ पर इससे 60 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु। तो अवतल दर्पण पर वस्तु इस साइड में आप रखेंगे ना, तो यहाँ पर ध्यान देना UP होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी भी माइनस में लेना पड़ेगा। उत्तल की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है। उत्तल की फोकस दूरी और उसका जो डायोप्टर में समता रहती है लेंस की,
उत्तल की, वो भी पॉजिटिव। उत्तल चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, उनकी फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव। यू यानी उत्तल की पॉजिटिव, अवतल की माइनस होगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपका फोकस पॉइंट है अवतल का। तो यहाँ पर एफ बराबर -20 सेंटीमीटर और दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक रखी वस्तु है यू बराबर -60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, तो आपका दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f यानी 1/-20 बराबर 1/v। 1/v जो आपको ज्ञात करना प्रतिबिंब की दूरी, प्लस 1/u यानी 1/-20 हो जाएगा। अब 1/v ज्ञात करनी है, तो इस टर्म को इस साइड ले आएंगे, तो ये -1/20 और ये माइनस है ना, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस 1/20 बराबर, यहाँ पर अपन ने मिस्टेक की है ना, वो 60 सेंटीमीटर, मैंने 20 मान लिया, तो अपना 1/f यानी 1/-20 बराबर 1/v और प्लस -1/u था। जो बिंब की दूरी है ना वो 60 है, तो ये 60 है, तो 1/v बराबर ये -1/20, ये माइनस इस साइड आए तो प्लस 1/60 बराबर 1/v। तो यहाँ से आपका एलसीएम हो जाएगा 60 और 20 का भाग 60 में 3 बार, जो -3 प्लस 1 बराबर 1/v, या फिर 1/v बराबर -3 प्लस 1 बराबर -2/60, या फिर इसे कहेंगे -1/30, या v उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, v बराबर -30 हो जाएगा। यदि प्रतिबिंब भी इस डायरेक्शन में बनेगा तभी माइनस है, तो -30 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी। वक्रता केंद्र और ध्रुव, ये वक्रता केंद्र यानी सी, ध्रुव यानी पी। सी और पी के मध्य दूरी होती है ना, वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। जैसे आप जो आर होती है ना, सी और पी के मध्य दूरी, वो 2f होती है। तो आर ही तो आपको पूछा है, एफ यहाँ पर 1 दे रखा है, 2 × 1 बराबर 2 हो जाएगा, तो आर यहाँ पर 2 मीटर आपका करेक्ट है। ठीक है, एक कार अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर देती, कार का त्वरण ज्ञात कीजिएगा। अब बहुत सी कैंडिडेट जब आंसर की आई तो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर त्वरण माइनस में कब होता है, मंदन त्वरण माइनस में नहीं होता है क्या। त्वरण माइनस में नहीं होता तो गाड़ियों का वेग कम कैसे होता ब्रेक देने पर। त्वरण माइनस में हो रहा मतलब स्पीड कम हो रही है ना, वेग में परिवर्तन ही तो त्वरण है। त्वरण क्या, ऐसा नहीं कि त्वरण का मतलब वेग बढ़ ही रहा है। जैसे वेग 20 है, त्वरण यानी हर 1 सेकंड में कितना वेग बढ़ता है, मान लेते 3 मीटर पर सेकंड इसको त्वरण है ना, इसका मतलब हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड के रेट से वेग बढ़ेगा। जैसे शुरुआत में वेग 20 था, अब 1 सेकंड बाद इसका वेग 23 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ेगा, 2 सेकंड में इसका वेग हो जाएगा आपके 26 हो जाएगा, ऐसे होता है। अब वेग कम हो रहा है तो माइनस में त्वरण लेंगे तभी तो कम होगा ना, माइनस में, तो माइनस में त्वरण हो सकता है, क्यों नहीं होगा। कार का त्वरण ज्ञात करना, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन देखो 40 से 20 हो गया, यानी त्वरण ए बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन v माइनस यू, ये वेग में परिवर्तन होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और ये कितने समय में हुआ वो आपका त्वरण होगा। v आपका अंतिम वेग है 20, प्रारंभिक वेग है 40, और ये कितने समय में हुआ है, 40 से 20 मीटर कर देती है कितने समय में। सवाल में मिस्टेक है, अपना टाइम कितना है, 5 सेकंड था एक्चुअली, सवाल में थोड़ा मिस टाइप हो गई। सवाल ये था कि एक कार अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड कर देती है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, यही आपका त्वरण हो जाएगा। तो 20 माइनस 40 कितना, -20/5 यानी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी हर 1 सेकेंड में इसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड की हिसाब से रेशियो से कम होती जा रही है, हर 1 सेकंड में इतनी कम हो रही है। तभी देखिएगा 40 मीटर पर सेकंड थी, अब 1 सेकंड में कम हो गई 4, तो 40 से 1 सेकंड बाद कितनी हो गई इसकी स्पीड, तो आप कहेंगे 36 हो गई। नेक्स्ट 2 सेकंड में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 और कम 32 हो गई। इसी प्रकार आगे जाएंगे, तीसरी सेकंड में इसकी स्पीड 4 और कम 28 हो गई, चौथे में 4 और कम हो गई यानी 24 हो गई, और पांचवें में 4 कम होती 20 हो गई। तो 5 सेकंड में हर एक में 4 कम हो रही है ना, तो यही आपका मानदंड है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के प्रणोद, दाब और क्षेत्र ए के बीच क्या संबंध होगा। हमने हमारी ई बुक में ये मेंशन किया था कि प्रणोद का मतलब, काफ़ी कैंडिडेट प्रणोद में कंफ्यूज हो रहा है कि प्रणोद है क्या। तो हमने बताया भाई एनसीईआरटी में दे रखा है, हमने क्या बताया, जो एनसीईआरटी में दिया है वही हमने एक्सप्लेन किया इधर, कि किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद एक्चुअली बल ही है,
बल कैसा, जो वस्तु जैसे ये वस्तु है इसके लंबवत 90 डिग्री के एंगल में जो आप फोर्स अप्लाई करेंगे ना, वो बल होगा प्रणोद। वो बल ही है लेकिन 90 डिग्री के एंगल पर वो बल है। तो आपको पूछा क्या है कि प्रणोद, दाब और क्षेत्र। अब आपको पता है दाब बराबर होता है, दाब यानी P, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल के स्थान पर यहां पर प्रणोद लेना, बल एक्चुअली प्रणोद यानी लंबवत बल है, तो T अपॉन ए, P बराबर T अपॉन ए, या फिर T बराबर PA, PA ही तो होगा, T बराबर P गुणा ए, तो PA बराबर T। ये विकल्प सी ही तो आपका करेक्ट है, इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। नेक्स्ट ये है, जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध, अब नहीं कहूँगा कि हमारी ई बुक से सारे सवाल है भाई, एनसीईआरटी से आए हैं और हमने एनसीईआरटी से ही सारा उसमें सवालों को हल किया है और इजी सवाल है। अब ये कोई क्लेम करता है कि ये सवाल हमने पढ़ाया, क्या पढ़ाया भाई, हर किसी ने हर बुक से ये सवाल पढ़ा है, आपने क्या पढ़ाया, सभी कैंडिडेट को ये इजी सवाल पता है, तो ये कोई क्लेम करने योग्य नहीं कि हमारी ई बुक से आया। लेकिन आपको ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसा नहीं है, कोई नहीं मिलेगा, सारे ही ई बुक से या फिर एनसीईआरटी से आपको मिल जाएंगी। एनसीईआरटी आपने कवर कर रखी है बहुत पहले से, तो भाई ई बुक मत लो, एनसीईआरटी में आपका जो चीज़ें कवर हैं आपने हाईलाइट किया उन्हीं को बार बार पढ़ो आप। जब 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं तब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या है। पार्श्व का मतलब है समानांतर क्रम में प्रतिरोध है, और समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध है ना 1/r के रूप में लिखते हैं, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 लिखते हो ना आप। तो यहाँ पर 1/r ही तो आपको तुल्य प्रतिरोध पूछा है। अब 1/r आप करेक्ट मत कर देना, एक्चुअली ये r पूछा है आपको, फिर उल्टा करना पड़ेगा लास्ट में आपको। एक तो R1 में 1/1 प्लस 1/2 है, तो 1 और 1/2 कितना होता है आप सभी को पता है, 3/2 होता है। यहाँ पर आप सीधे ही देखेंगे ना, 1 और 1 आपका 3/2 होता है, और आप इसको करेक्ट करेंगे लेकिन गलत हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा भाई। जब 1 प्लस 1/2 यानी 1 सही 1/2 ही तो है, या फिर इसे 3/2 कहेंगे, तो ये 3/2 है 1/r। आपको r पूछा है ना, r बराबर 2/3 होगा, उल्टा होगा, और कैंडिडेट सीधा ही 3/2 निकला आंसर, और चिल्ली मिस्टेक करेंगे सी करेक्ट, लेकिन होगा गलत, आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 ओम होगा। ये छोटी छोटी गलती आपको सुधार करनी है, प्रैक्टिस से होगी, मॉक तो ज़्यादा से ज़्यादा। 10 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध R है, 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध कितना होगा। भाई इतना इजी सवाल किसने नहीं किया है, ये सवाल किस बुक्स में नहीं मिलेगा ये सवाल। सभी को पता है कि जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता और तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का ये संबंध रहता है, सभी को पता है। आर बराबर रो एल अपॉन ए होता है, यानी आर है प्रतिरोध, ये तार की लंबाई के समानुपाती नहीं है, बराबर में नहीं है, यानी ये जितना बढ़ेगा क्या वो उतना नहीं बढ़ेगा। लंबाई दोगुनी होगी तो आर भी अपने आप में 2 आ गया है तो दुगुना हो जाएगा ना। लंबाई आधी हो रही है, 10 मीटर थी और 5 मीटर होगी तो आर भी आधा हो जाएगा। आधा यानी 0.5 आर नहीं होगा क्या, हो जाएगा, बिल्कुल आधा हो जाएगा। भाई लंबाई आधी हो रही तो इसमें भी बट्टा 2 लगेगा ना, तो आर जो पहले 1 था वो 0.5 हो जाएगा ना, अब बिल्कुल होगा। और डी आप करेक्ट करेंगे, इसमें ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की है और आप देख सकते हो r/2 हो जाएगा। ऐसे सवाल तो हर कोई करेक्ट करेगा, लेकिन आप देखते जाओ। 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। भाई इतना सवाल इजी कौन पूछता है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मीटर सेंटीमीटर में गड़बड़ ना हो जाए। आपको आवर्धन ऑलरेडी दे रखा है और आपको ये दे रखा है ये दर्पण है, उत्तल अवतल कुछ भी हो, दर्पण में आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर -v/u होता है। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के आवर्धन का यही होता है, माइनस जरूर लगाना आगे। अब यहाँ पर दर्पण के केस में ये है और इसमें जो वैल्यू दे रखी वो देखो, लेकिन ये तो आवर्धन का, जब प्रतिबिंब और बिंब की दूरी दे रखी उस केस में ये सूत्र अप्लाई करना। बाकी आवर्धन चाहे लेंस का हो या दर्पण का हो, उसका एक ही सूत्र होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अब इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है आपको, इस सूत्र में नहीं देखना, बाकी आगे तो देखना है प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। भाई ऊपर की साइड बन रहा तो प्लस है, नीचे की साइड बन रहा तो माइनस है। और उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में सभी को पता है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है ऊपर की साइड में, और बिंब तो ऊपर की साइड में ही रखते हो आप उत्तल दर्पण में। ये चीज़ें बेसिक्स पता होना चाहिए आपको कि भाई अवतल दर्पण में एक केस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब आप ध्रुव और एफ के मध्य बिंब रखते हो ना, उस केस में थोड़ा आभासी दर्पण के पीछे छोटा प्रतिबिंब बनता है, छोटा नहीं बड़ा। तो यहाँ पर जो आपका उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा, तो एच डैच और बिंब भी ऊपर रखते हो, एच दोनों ही प्लस में ही रहेंगे, ये चीज़ स्पष्ट होनी चाहिए। आवर्धन आपको 0.2 दे रखा है, प्लस में आवर्धन है, मतलब जिस साइड बिंब है उस साइड ही प्रतिबिंब है। अब m के स्थान पर आप 0.2 रखेंगे, एच डैच
प्रतिबिंब की ऊंचाई थोड़ी पता आपको, आपको तो बिंब की ऊंचाई पता है, जो 5 सेंटीमीटर है वो प्लस में ही लेना है। तो यहाँ से एच डैश बराबर क्या इन दोनों का गुणा नहीं होगा, 5 गुणा 0.2 होगा ना, तो ये 5 दूनी 10 यानी 1.0, तो एच डैश आपका 1 आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो विकल्प 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, भाई काफ़ी ऑप्टिक्स से सवाल आए हैं, क्लास 10th का जो अपवर्तन परावर्तन वाला चैप्टर है उनमें हमने ढेरों सवाल कवर किए हैं अपनी एग्जाम्पल पुस्तक में। जो बुक्स हैं एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल के जो डीपली सवाल रहते हैं, ये तो इजी सवाल है, तो ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना, बाकी आप जाना चाहते हो टेक्नीशियन में यदि पूछ ले भाई टफ, तो वो देख सकते हो आप, वो भी एनसीईआरटी के, कोई बाहर से नहीं। जब किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, तो एफ बराबर, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेनी है। यहाँ पर शुरुआत में ये काम कर देना आपको माइनस में, उत्तल की प्लस में लेते हो आप यूपी। ठीक है, याद है। अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, तो फोकस दूरी वाले, ठीक है, वस्तु को रखा जाता है। दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, तो प्रतिबिंब जिस साइड में बिंब है उसी साइड में प्रतिबिंब बनेगा, तभी वास्तविक होगा, ध्यान रखना। तो प्रतिबिंब भी आपका माइनस में बनेगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की दूरी ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, वस्तु की दूरी यानी यू ज्ञात करना है। अब एक बात बताऊं आपको, आप ये बिना फॉर्मूले से भी सवाल कर सकते हो। आप कहेंगे कैसे? जैसे फोकस दूरी 10 है और प्रतिबिंब -20 पे बन रहा है, यानी फोकस का दुगना प्रतिबिंब बनता है, उस केस में कब कहाँ बनता है प्रतिबिंब? आप कहेंगे आर पर बनता है। आर पर प्रतिबिंब यानी जो सी वक्रता केंद्र पर बनता है ना, सी पर जो प्रतिबिंब कब बनता है, ये चीज पता होना चाहिए। जब वस्तु भी सी पर हो, दोनों ही सी पर होगा तभी समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु भी यहाँ पर सी पर रहेगी, जो आपको पूछा है वस्तु की दूरी, जो प्रतिबिंब भी -20 पर बना है, तो वस्तु भी इस साइड में -20 पर ही होगी। बिना सूत्र के करिएगा ये सवाल। बाकी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हो तो एक ये दर्पण सूत्र है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से आप करेंगे। 1/f दे रखा है, v दे रखा है, u तो फाइंड आउट करना है आपको, ये माइनस में वैल्यू रखेंगे। तो ये चीजें मैंने नीचे की है आपके लिए, ये देख सकते हो। फॉर्मूले से भी आपका -20 आएगा, और बिना फॉर्मूले के होने वाला ये सवाल है। फॉर्मूले के करेंगे आप इस प्रकार से इजी सवाल, तो काफ़ी टाइम वहाँ पर आपके और सवालों को भी तो देना है, एक सवाल थोड़ा ही करना है आपको। तो सीधा ही आप देखेंगे भाई फोकस दूरी 10 है, प्रतिबिंब अच्छा 20 पर, दुगुने पर कब बनता है? जब वस्तु भी आर पर इसी पर रहेगी तभी। तो आप कहेंगे ये भी -20 कर दो, फटाक से इस प्रकार करेंगे आप। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण, ध्यान दीजिए ये सवाल दूसरी बार इस टाइप से आ गया है। पहले आवर्धन के रेफरेंस में भी ये पूछा था जिसमें आपका -1 आया था, अब दूसरा सवाल था शायद। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? अब दर्पण का जो आवर्धन होता है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई होती है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, आपका विकल्प बी है। ये फॉर्मूले भी कुछ यहाँ पर इंक्लूड किए, और प्रतिबिंब आपको पता होना चाहिए। आवर्धन 1 होगा तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, यानी आर पर होगा तभी आवर्धन 1 होगा। वस्तु और दोनों ही सीसी पर स्थित होंगे। आवर्धन 1 से अधिक है मतलब प्रतिबिंब बड़ा बना है वस्तु से, तभी 1 से ज्यादा आया है ना रेशियो, H'/H। ये 1 से बड़ा कब आएगा? जब H' ज्यादा हो H से, तभी तो 1 का भाग चला जाएगा ना उसमें। 1 से कम है मतलब H' कम है, तभी वो 0 पॉइंट में जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तथा अन्य कारकों में परिवर्तन न किया जाए तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? आपको पता है प्रतिरोध R बराबर ρL/A होता है, और चालक की लंबाई 3 गुना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अन्य कोई बदलाव नहीं कर रहे, वही तार है, वही चालक है, तो रो उसका सेम है। रो होता है पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि पदार्थ किसका बना हुआ है, उसका तापमान क्या है, और L उसकी लंबाई है। और लंबाई बोल रहे हैं कि हम और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, केवल 3 गुना कर रहे हैं लंबाई। जितनी लंबाई बढ़ेगी उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा, ये समानुपाती है। ध्यान दीजिएगा, 3 गुना प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, इसमें क्या है। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के मामले में फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब v के संबंध में सूत्र है ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण सूत्र आपको पूछा है, दर्पण सूत्र। मैं लेंस सूत्र कहीं पीछे बोला क्या मैंने? नेक्स्ट देखते हैं, 5 वोल्ट के विभवांतर में 10 कूलाम के आवेश को गतिमान करने में किया गया कार्य कितना होगा? V बराबर W/Q आपने नहीं पढ़ा क्या? कड़ा W ही तो ज्ञात करना है, कार्य VQ, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। किया गया कार्य W बराबर V, यानी विभवांतर कितना 5, Q 10 कूलाम, सभी ऐसा यूनिट है, बिल्कुल ऐसा, ये सुनिश्चित करना, बराबर 50 कार्य का मात्रक जूल, 50 जूल हो जाएगा। SI में है तभी मैं जूल ले रहा हूँ कार्य का मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल F की क्रिया के तहत दूरी s के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग v के साथ गतिमान है, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा?
अब देखिए सेम डायरेक्शन में है, आपको पता होना चाहिए कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। ये होता है एक्चुअली इनका प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट होता है तो कॉस थीटा रहता है। आप कहेंगे थीटा कहाँ से लाए, थीटा यह देखिएगा ना, एक कार समान दिशा में कार्यरत बल की क्रिया के तहत दूरी एस के लिए एक विशेष दिशा में एक समान वेग के साथ, जिस दिशा में समान दिशा में जिस दिशा में बल है ना उसी दिशा में कार आगे गतिमान है, तो बल और कार की गति विस्थापन इनके मध्य कोण कितना है, एफ एस के मध्य 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है, 0 एक होता है कॉस 0 का मान, तो कॉस 0 यहाँ पर रहेगा तो ये अपने आप में 1 हो जाएगा, तो डब्ल्यू फिर क्या होगा, एफ एस का प्रोडक्ट नहीं होगा, बिल्कुल होगा एफ एस बराबर करेक्ट आंसर। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या के संदर्भ में किसके बराबर होती है, तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये सभी को पता होना चाहिए, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, ये फॉर्मूले बेस पड़ता है। यदि किसी चालक का प्रतिरोध 3 गुना तक बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा हो जाएगी। प्रतिरोध 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो विद्युत धारा, अब प्रतिरोध और धारा के मध्य संबंध ध्यान रखना, वोल्टता स्थिर है तो ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। प्रतिरोध और धारा I और R के मध्य संबंध, तो I बराबर आप कहेंगे V अपॉन R हो जाएगा। V स्थिर है तो R I का व्युत्क्रमानुपाती है, यानी प्रतिरोध जितना ज्यादा होगा, आपको पता ही है चालक पर प्रतिरोध ज्यादा होता है तो उसमें धारा कम प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। और यहां पर बोल रहा प्रतिरोध पहले से 3 गुना कर रहे हैं तो धारा 1/3 हो जाएगी, 1/3 नहीं रहेगी क्या धारा, बिल्कुल रहेगी, तो धारा 1/3 हो जाएगी। प्रतिरोध के स्थान पर 3 कर दे 3R तो धारा 1/3 पहले की हो जाएगी V अपॉन R की, तो ये 1/3 हो जाएगी धारा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले 5 न्यूटन के नियत बल द्वारा किया गया कार्य 5 जूल है, लगाए गए बल की दिशा में पिंड का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ये भी कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है, सभी को पता है, और सेम डायरेक्शन में बल अप्लाई हो रहा है, जिस डायरेक्शन में विस्थापन हो रहा है ना, न्यूटन के नियत बल द्वारा किए गए कार्य लगाए गए बल की दिशा में विस्थापन है, तो एफ एस कॉस थीटा में कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो बल गुणा विस्थापन ही इसका कार्य का उत्तर हो जाएगा। बल 5 न्यूटन, विस्थापन भी 5, नहीं आपको विस्थापन पूछा है ना, तो W बराबर एफ एस हो जाएगा, एस आपको पूछा तो W अपॉन एस यानी 5/5 1 हो जाएगा, 1 मीटर विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों वाले 2 प्रतिरोधों के पार्श्व संयोजन वाले परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ये भी पार्श्व क्रम में ध्यान रखना, पार्श्व क्रम में। और यहां पर आपको क्या पूछा है, 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है, 1/4 और 1/6 ही यहां पर 1/R के इक्वल होता है। इनका एलसीएम आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12, और ये 3 बार चला जाएगा, ये 2 बार चला जाएगा, तो 5/12 उत्तर 1/R का होगा। आपको 1/R ना पूछकर R पूछा है, तो R बराबर 12/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, पीछे रहे 2, और ये पॉइंट आ गया, ये आपका 4 आ गया, 2.4 ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है, पिंड का वेग क्या होगा। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², m आपका द्रव्यमान है, v आपका वेग है, ये काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए गतिज ऊर्जा के के स्थान पर आपको लिखना है 100 जूल, ऊर्जा तो आपको दे रखी है, यहां पर तो 100 लेना ही रहना है, 1/2 के स्थान पर 1/2, m के स्थान पर 2 किलोग्राम, SI यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं। आपको वेग तो पूछा, v का स्क्वायर यहां से आप फाइंड आउट करेंगे, 2 से 2 आप कट कर देंगे, तो v² बराबर कितना है 100, v² बराबर 100 है, तो v क्या इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा 100 का, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर दोस्तों, एक पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी यदि वो 5 मीटर पर सेकेंड के स्थिर वेग से 2 किलोग्राम द्रव्यमान पर गतिमान हो। सेम काइनेटिक एनर्जी यहां पर पूछ लिया है, हाफ mv², हाफ के स्थान पर हाफ, m यहां पर आपको दे रखा है, गतिज ऊर्जा 2 किलोग्राम, 2 मीटर पर सेकेंड, ध्यान रखिए सभी SI में 5 है, 2 से 2 कट हो गया, 5 का स्क्वायर ही तो है ना, mv², 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा, तो 25 काइनेटिक एनर्जी जूल में, 25 जूल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई बल F किसी पिंड पर इस प्रकार कार्य करता है कि पिंड बल की दिशा में x दूरी से विस्थापित हो जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। भाई सेम बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, तो बल गुणा विस्थापन x है यहाँ पर, और दोनों ही एक ही दिशा में, पिंड बल की दिशा में विस्थापित हो रहा है, तो cos थीटा 0 का मान 1 है, तो F गुणा x ही आपका कार्य होगा।
यदि एक आदमी जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक 1 किलोग्राम भार उठाता है, अब भार ऊपर उठा रहा है ऐसे, अब उसको भार क्यों लग रहा है? क्योंकि विपरीत दिशा में गुरुत्वीय त्वरण जी माइनस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ठीक है, तो माइनस में जी काम कर रहा है। आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण क्या होगा? अब कार्य, अब वस्तु को उठा रहा है, कार्य क्या होगा? कार्य आप कहेंगे एफ, कार्य है ना डब्ल्यू बराबर, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, बल एफ गुणा विस्थापन एस। अब ध्यान दीजिएगा, वैसे कॉस थीटा है और बल जिस डायरेक्शन में लगा रहा है उसी डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठा रहा है, तो वो कॉस थीटा कॉस जीरो का मान 1 होगा, तो एफ एस ही एक तरीके से कार्य होगा। अब आप कहेंगे बल कहाँ से लाएं? बल होता क्या है? कार्य एफ बराबर क्या है? एम ए होता, सभी को पता है, और ए के स्थान पर यहाँ पर जी लेना, गुरुत्वीय त्वरण है वही तो आपका भार बन रहा है, तो एम जी एस लाप लेंगे। डब्ल्यू बराबर एम का मान आपको दे रखा है ना, एम का मान 1 किलोग्राम, ठीक है, जी का मान माइनस में लेना, -10 मीटर पर सेकंड। अब एस का मान कितना है दोस्तों? एस यानी कितनी हाइट पर उठा रहा है? 2.5, 2.5 सभी मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 और 2.5 का गुणा हो जाएगा 25, -25 आपकी कार्य माइनस में। अब कार्य यानी डायरेक्शन गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध है ना, त्वरण के विरुद्ध आप काम कर रहे हो तब माइनस में। बाकी कार्य का परिमाण हमेशा आपको इसको प्लस में लेना पड़ेगा, उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, कभी माइनस में कार्य मत कर देना। कार्य का परिमाण है ना, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 25 जूल आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बताया कि कार्य का परिमाण हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए आदमी द्वारा किए गए कार्य का परिमाण 25 जूल है। और गुरुत्वाकर्षण बल है ना, ये विपरीत दिशा में सो कार्य किया गया आपका नेगेटिव आ रहा है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रत्येक ओम प्रतिरोध आर के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अब प्रत्येक एक ओम प्रतिरोध, प्रत्येक ओम प्रतिरोध आर के, यानी प्रतिरोध आर के दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, एक का प्रतिरोध आर दूसरे का भी आर, इनका तुल्य प्रतिरोध यानी 1 जो आर डैश है ना वो पूछा, तो 1/r + 1/r कब? समानांतर क्रम में, लेकिन ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में ये R1 + R2 होता है ना, दोनों ही R आ रहे हैं, R + R यानी 2R हो जाएगा। श्रेणी क्रम में सीधे ही जुड़ते, 1/r मत कर लेना, सीधे ही 2/r हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बंद परिपथ में यदि 100 कूलाम का आवेश 50 सेकंड की अवधि के लिए प्रवाहित होता तो परिपथ में प्रवाहित की गई धारा, धारा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा वेग कहते हैं। I = Q/T नहीं होता है क्या? और यही तो I तो ज्ञात करना है, Q यानी आवेश कितना, Q का मतलब आवेश, आवेश आपका 100 कूलाम, और 50 सेकंड, देखिए ये मिनट होता है ना, 1 मिनट, तो आप उसको 60 सेकंड करते, ध्यान देना, क्योंकि SI यूनिट में सेकंड होता है समय की, ध्यान देना, मिनट मत कर देना, बट्टा 50 करेंगे तो ये आपका 2 और I का मात्रक एम्पियर। जब सभी SI में है तो जो एम्पियर मात्रक रहेगा धारा का वो SI ही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा। अब बल F बराबर क्या होता है? M में नहीं होता है, M यानी द्रव्यमान आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आपका SI है, और किलोग्राम में नहीं, M आपका द्रव्यमान है ना 10 किलोग्राम SI है, ठीक है, 10, और A त्वरण भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में 2.5 है, इनका गुणा करेंगे तो 25, और F आपका न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 8 ओम और 5 ओम के श्रृंखला संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, R का मान ज्ञात कीजिएगा। श्रृंखला संयोजन है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R + 5 ये दोनों जुड़ेंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध R डैश है ना वो आपको दे रखा है 7 ओम। दो प्रतिरोध R + H जोड़े तो इनको जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आया ना, ये 7 ओम आया है, ठीक है। तो R कितना हो जाएगा? R बराबर 7 - 5 यानी 2 ओम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ओम। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पिंड पर लगने वाले 10 न्यूटन बल के परिणाम स्वरूप बल की दिशा में 2 मीटर का विस्थापन होता है। अब बल की दिशा में विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य W = FD cos थीटा, और यहाँ पर F आपका 10 है, विस्थापन 2 मीटर, सभी देखिए ऐसा यूनिट में दिया तो कोई झंझट ही नहीं है। cos 0 क्योंकि सेम दिशा में है तो ये 1 हो जाएगा, 10 × 2 20, और कार्य का मात्रक जूल, 20 जूल आप डायरेक्टली करेक्ट करेंगे। ये 3-4 शिफ्ट में रिपीट हुआ सवाल, भाई बिल्कुल ईजी वाला सवाल। द्रव्यमान M का एक पिंड जमीन से ऊंचाई h पर ले जाया जाता है तो पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यदि अब स्थितिज ऊर्जा आपको किसको नहीं पता है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh होती है, यहाँ पर mgh ये बिल्कुल ईजी सवाल। 39वां सवाल देखिएगा, किसी पिंड की शक्ति को किलोवाट और वाट दोनों में मापा जा सकता है तो वाट के संदर्भ में 1 किलोवाट का मान क्या होता है? 1 किलोवाट यानी 1000 वाट,
किसको नहीं पता, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। और अपने घरों में जो विद्युत आपके इलेक्ट्रिक आता है ना, यहाँ पर पूछा जाता है कि 1 यूनिट जो अपने बिल आता है ना बिजली का, 1 यूनिट किसके बराबर होता है? 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये अंतिम सवाल है आपका। 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी निरंतर चाल बनाए रखनी पड़ती है? एक फिक्स स्पीड पूछा है। स्पीड क्या होता है? स्पीड क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बटा समय। कितनी दूरी? 600, समय 10 घंटे, तो 60 किलोमीटर पर घंटा स्पीड नहीं होगी क्या? यही तो आपको बिल्कुल मीटर पर सेकंड, कुछ करना ही नहीं है। इतना इजी कौन पूछता है भाई? तो ये 40 सवाल आपके साइंस के न्यूमेरिकल के पूछे गए हैं। आपके अकॉर्डिंग इनका लेवल क्या था? बिल्कुल इजी लेवल वाले सवाल हैं। एक भी ऐसा सवाल नहीं जिसमें आप फंस रहे हो। बेसिक्स आपके क्लियर है, फॉर्मूले क्लियर है, तो आपके सवाल इजीली बनेंगे। और यहाँ से यदि पूछे जाते हैं टेक्नीशियन में, इनसे रिलेटेड आप इजीली सारे सवाल कर देंगे। और थोड़े एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं तो अपनी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के सवाल है ना न्यूमेरिकल के, प्रत्येक चैप्टर वाइज कुछ पाँच छः क्या, फिजिक्स में तो 2-3 है, गति वाला है, गुरुत्वाकर्षण वाला है और इलेक्ट्रिक वाला, ये 3 ही तो है मेन चैप्टर। तो इनमें आपके अच्छे बेसिस सभी हमने ई बुक में कवर किए, तो वो ई बुक लेना चाहते हो ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और ये सभी जो सवाल पूछे गए हैं ना, ये 1-2 दिन में हम ऐड करने वाले उस ई बुक में। आपने ले लिए तो उसमें अपडेट मिल जाएगा, नहीं तो ऑलरेडी आपको सवाल वैसे ही टेलीग्राम पर दिए हुए, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में हम डालेंगे। और वीडियो भी आपको मिल जाएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और करंट अफेयर्स वगैरह की जो पूछे गए हैं टॉपिक वाइज, उसमें भी अलग अलग किया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ में, वो आप ई बुक ले सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद, बाय बाय।